बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कोई बहुत बड़ी खबरें नहीं हैं, लेकिन मुख्तसर वीलॉग में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो पाकिस्तान का आज यौम आज़ादी था। आप सबको यौम आज़ादी एक मरतबा फिर मुबारक हो। हमें एक अलग मुल्क मिल गया, लेकिन हमें अपनी मंजिल नहीं मिली। इसके बारे में एक कॉलम भी लिखा है, एक तहरीर है अधूरी आज़ादी के नाम से, अंग्रेज़ी में लिखी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। ये वो जज हैं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले रिज़ाइन कर दिया था इस वजह से कि इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाया गया और अदालत को ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, अदलिया पे कब्जा किया जा रहा था। चलें इनके आर्टिकल पे बाद में जाते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में एक भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। यानी पाकिस्तान के जर्नैलों ने एक भी वज़ीर आज़म को अपनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी कि 5 साल के लिए अवाम ने मुंतखब किया तो किसी एक को तो हम 5 साल पूरे करने दें। तो आज तक अवाम के मुंतखब किए हुए किसी एक भी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के जर्नैलों ने 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए। जबकि खुद इन्होंने क्या किया, बार बार डिक्टेटर्स आए, 4 मरतबा तो डायरेक्ट आके मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद कई मरतबा इजाफी इकदाम करते रहे, बार बार एक्सटेंशंस लेते रहे। तो खुद 3 साल के लिए आने वाले जर्नैल यहाँ पे 10-10 साल तक के लिए मुसल्लत रहे, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा मुसल्लत रहे। यही काम जो है मुशर्रफ ने किया, याया ने किया, यही काम जो है वो अयूब खान ने किया, यही काम जो है ज़ियाउल हक ने किया, यही काम जो है वो जनरल कियानी ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था। यही काम जनरल बाजवा ने किया, वो भी एक्सटेंशन ले रहा था। यही काम जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने भी किया। तो ये अपनी मुद्दत को हमेशा बढ़ा देते हैं और पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमतों को हमेशा गिरा देते हैं। इसलिए पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सका। पाकिस्तान वहीं खड़ा है जहाँ खड़ा था, आगे नहीं जा पाया। हमने डिक्टेटरों के तलवे चाटने वाले दानिश्वर पैदा किए पाकिस्तान में। जब भी कोई डिक्टेटर आया तो दानिश्वरों ने जाकर उसको कहा, जनाब आप तो कौम का मसीहा हैं, आप ही कौम को आगे लेकर जाए। आज ये आसिम मुनीर के जिस तरह जूते पॉलिश कर रहे हैं, सारे के सारे मिलकर तलवे चाट रहे हैं, कल आसिम मुनीर का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ज़ियाउल हक की औलाद से पूछे ना कि ज़ियाउल हक के जितने लोग तलवे चाटने आते थे वो कहाँ गए। आज ज़ियाउल हक की औलाद को भी नहीं मिलते, बात भी नहीं करते। उनमें से कोई भी नहीं है जो ज़ियाउल हक के मरने के बाद फातह ख्वानी के लिए भी उसकी कब्र पे गया हो। तो यही कुछ आसिम मुनीर के साथ भी होगा। डिक्टेटर आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कौम का बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। हमने टाउटों की फैक्ट्रियां लगाई पाकिस्तान में, इतने टाउट्स पैदा किए कि अब हर इदारे के अंदर बेशुमार टाउट्स बैठे हुए हैं। यहां पे कब्जा करने वाले हर शख्स को अच्छे खासे गुलाम मिल गए। हमें गुलामी की ऐसा लगता है आदत पड़ी हुई है। अंग्रेज़ों से हमने एक अलग मुल्क, एक अलग खित्ता तो ले लिया, लेकिन उस खित्ते को पूरी तरह से आज़ाद नहीं कर पाए। और इसीलिए आज एक वो आर्टिकल भी है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, अधूरी आज़ादी। लिखते क्या है मैं आपको बताता हूं। मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि अगर हम ऐसे जज चाहते हैं जो किसी नाइंसाफ़ी पर मबनी हुक्मनामे पर दस्तखत करने से इनकार करें, तो हमें उन्हें बेंच तक पहुंचने से बहुत पहले तैयार करना होगा। ऐसे तलबा की सूरत में जिन्हें सिर्फ कानून की बारीकियां ही ना सिखाई जाएं, बल्कि ये पुख्ता शऊर भी दिया जाए कि आइन का मकसद क्या है। पुख्ता नज़रिया रखने वाला तालिब इल्म एक दयानतदार वकील बनता है। दयानतदार वकील एक बेखौफ बार रहनुमा और बेखौफ बार रहनुमा जज बनता है जो नाइंसाफ़ी के सामने नहीं कहने की जुर्रत रखता है। अगर हम एक नस्ल को ये यकीन और अज़म दे दें तो कोई आइनी तरमीम इसे उनसे छीन नहीं सकती, क्योंकि पुख्ता नज़रियात में तरमीम नहीं की जा सकती। एक और बात जो उन्होंने की, उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब एक शायर ने देखा था और इसे एक वकील ने दलील के ज़रिए हकीकत का रूप दिया था। इकबाल का यकीन और जिन्हा का मुकदमा। कहीं ना कहीं हमने वकील तो याद रखा, मगर शायर को हमने भुला दिया। जो रूह थी पाकिस्तान बनाने के पीछे, उसको हम भूल गए। और यूं हमारे पास दलाइल तो रह गए, मगर वो पुख्ता नज़रियात न रहे जो कौमों को रास्ता दिखाते हैं। इस यौम आज़ादी पर हमें चाहिए कि शायर को दोबारा अपने स्कूलों, अपनी अदालतों और अपने तसव्वुर में वापस लाएं कि एक तालीम याफ्ता शहरी अपने वतन का क्या हक अदा करता है। फैज़ ने जिस सुबह का ख्वाब देखा था, उसकी पेशानी आज भी दागदार है। उन्होंने हमें चलते रहने का पैगाम दिया था, चले चलो, क्योंकि वो हकीकी सुबह अभी तलू नहीं हुई। ये जनाब इन्होंने एक आर्टिकल लिखा और भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें मैंने आपको मेन चीज़ें एक दो पढ़ के सुनाई हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है ना, उन्होंने उसूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे सभी कंप्रोमाइज़ होते हैं। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इनके पास भी मौका आया था हक और इंसाफ के साथ खड़े होने का, लेकिन जज साहब ने ताकत के साथ खड़ा होना पसंद नहीं किया।
लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए उसे अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। आज जज साहब तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हैं, लेकिन उन्हें देखना पड़ेगा कि माजी में वो तमाम मौक़ों पर ठीक सिमत में ही खड़े थे या कहीं पे कंप्रोमाइज़ हो रहे थे। ये जो छोटे छोटे कंप्रोमाइज़ होते हैं ना, ये एक दिन पूरी कौम को भुगतने पड़ते हैं। जब इलेक्शन का ऐलान किया गया था और आईनी तकाजा भी था कि इलेक्शन करवाया जाए, तब यही जज साहब थे और दीगर कुछ जजेस थे जिन्होंने थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया और पाकिस्तान ने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और हम अभी तक उसकी कीमत चुका रहे हैं। हमारे यहाँ पे मैंने दानिश्वरों की बात की ना, बहुत सारे दानिश्वर भी हमें मैसर रहे। ये सुहेल वड़ाइच का एक माजी का कॉलम है, जब नवाज शरीफ जेल में था। नवाज शरीफ जेल में था और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ के साथ डील कर रही थी। उस वक्त सुहेल वड़ाइच ने, और सबको पता था डील हो रही है, मैं भी जानता था, आप भी जानते थे, सब जानते थे डील हो रही है। मेरे जैसा एक आम सा जर्नलिस्ट जो है वो ये खबर 5 महीने पहले दे चुका था कि डील हो रही है, बातचीत तय पा रही है, कुछ अरसे में नवाज शरीफ को निकाला जाएगा, अस्पताल ले जाया जाएगा और वहां से उन्हें बरतानिया पहुंचा दिया जाएगा। ये खबर हमें मिल गई थी, तो मैंने ये खबर दे दी थी। तो सुहेल वड़ाइच को क्या लगता है, आपको नहीं पता होगा? अब देखिए उस दौर का कॉलम चेक करें, माहौल बनाने के लिए नवाज शरीफ के लिए, अगर वो मर गया तो, यानी आप अंदाजा करें, इमरान खान को लोगों ने 3 साल से देखा नहीं है, इमरान खान की लोगों ने आवाज़ नहीं सुनी, उसकी एक आंख जो है उसकी बिनाई खत्म होने की बात की जा रही है और ये हुकूमत खुद कर रही है। इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला हुआ है, उसके ब्लड प्रेशर के मामला बताए जा रहे हैं और उसकी जान को शदीद खतरा है। इमरान खान ये कह भी चुका, उसकी फैमिली भी कह रही है, पूरी दुनिया से आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन हमारा दानिश्वर नहीं लिखेगा। वो नवाज शरीफ के बारे में लिखता है जो रोज़ाना बैठ के वहाँ पे दर्जनों लोगों के साथ मुलाकात करता था, जिसपे ये साहब भी होते थे। 14-14, 15-15 सहाफ़ियों से एक साथ नवाज शरीफ एक लंबी टेबल लगा के दोनों तरफ इनको बैठा के बैठ के बातें करता था। इन्हें वहाँ खिलाया पिलाया भी जाता था, इनके साथ लंबी मुलाकातें भी की जाती थी। तो अब जनाब वड़ाइच साहब लिखते हैं कि अगर वो मर गया तो, ये नवाज शरीफ के लिए फरमा रहे हैं जब वो कैद में था। उन्होंने कहा जी कि इन हालात में उसने जेल के अंदर मुदाफियाना मुज़ाहमत शुरू कर रखी है। वो हरफे शिकायत ज़बान पर नहीं लाता, बीमारियों का इलाज करवाने को तैयार नहीं, अस्पताल शिफ्ट होने को तैयार नहीं, वो हुकूमत की मर्जी की डील करने को भी तैयार नहीं। वो हमेशा से ज़िद्दी था, अब भी ज़िद्दी है। वो खामोश तो हो गया है मगर मौक़िफ़ बदलने को तैयार नहीं। वो जारहियत नहीं कर रहा मगर वो सरेंडर करने को भी तैयार नहीं है। वो ताहाल जीत नहीं सका मगर वो शिकस्त तस्लीम करने को भी तैयार नहीं है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये गेम उठाई हुई थी सुहेल वड़ाइच साहब ने नवाज शरीफ की, जब वो जेल के अंदर था, और ये सारी गंदी हरकतें नवाज शरीफ ने की हैं। रोला भी बहुत डाला, मैं मर गया, ये हुआ, शोर मचा दिया, सारे खानदान ने रोला डाल दिया, बीमारी का बहाना बना लिया, जाली प्लेटलेस करके अस्पताल में शिफ्ट हो गया, अस्पताल से पाकिस्तान से बाहर निकल गया 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देके। और कौम को ये दानिश्वर उस वक्त क्या कहानियां सुना रहे थे, वो सरेंडर नहीं करेगा, अस्पताल नहीं जाएगा, भागेगा नहीं। और अब ये उसी नजरिए को तोड़ने में दिन रात लगे। इमरान खान सरेंडर क्यों नहीं करता भाई? इमरान खान फौरी तौर पर हथियार पहन के बैठ के बातचीत करे। इमरान खान को मशवरे सरेंडर करो। नवाज शरीफ जो सरेंडर करने के लिए तरस रहा था, उसको मशवरे खड़ा रहा, डटा रहा, और उसके बारे में कसीदे लिखे जा रहे थे। ये हमारे दानिश्वर है जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ना, ये उस तरफ को अपने कलम का रुख मोड़ देते हैं। इनके कलम की जो नोक है ना, वो आम आदमी के सीने को ही छल्ली करती है और कुछ नहीं करती। इन्होंने हमेशा डिक्टेटरों और ताकतवरों के कहने के ऊपर अपने कलम को तवाइफ की तरह इस्तेमाल किया, इस तरह के सहाफ़ियों ने, और ये लगातार करते चले आ रहे हैं। एक वो भी सहाफ़ी था जिसने जाके कहा था, बहुत बुजुर्ग आदमी है, उन्होंने जाकर ज़ियाउल हक़ को कहा था कि आप तो कौम के मसीहा हैं, आप ही तो कौम को निकालेंगे इन मसाइल से। इसी तरह अयूब खान को भी इसी तरह के बहुत सारे मुयस्सर थे। वो साले जाफर आजकल इमरान खान के बारे में जेल की अजीब अजीब कहानियां बताता है। इसने वो लिखा कि नवाज शरीफ के घर से कोई गंदी फिल्में और 7 जिनसी अद्वियात मिल गई हैं, शहबाज शरीफ के कमरे से भी मिल गई हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से चीज़ें मिल गई हैं। इसकी अपने नाम से खबर छपी हुई है जंग के ऊपर, और आज ये वहाँ पे चहीता बना हुआ है। तो ये डिक्टेटरों के, जर्नैलों के कहने के ऊपर उन्होंने खबरें लिखी हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त का बेड़ा गर्क किया। हम बदकिस्मत लोग हैं, इनकी खबरें पढ़ पढ़ के हमने जर्नलिज्म सीखा। हम बदकिस्मत लोग हैं कि हमने इनकी लिखी हुई किताबें और इनकी लिखी हुई जर्नलिज्म हमने पढ़ी, क्योंकि उर्दू जर्नलिज्म के अंदर यही लोग पाकिस्तान में मौजूद थे। बदकिस्मती से यही लोग, इसी तरह के लोग आगे वहाँ पढ़ाते रहे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर इस तरह के लोग मौजूद थे जो ताज़ा हवा का झोंका थे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ही बहुत बुरे थे, बहुत अच्छे प्रोफेसर, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे लोग भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कभी आगे आने नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने जर्नैलों के तलवे नहीं चाटे। लेकिन फिर भी उन्होंने अवाम को, तालिब इल्मों को शऊर दिया, उनका बहुत शुक्रिया।
नाजरीन, अब 1.5 माह रह गया है। आज 14 अगस्त है और 27 तारीख को सितंबर की इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा फाइनल खेलने जा रहे हैं सुहेल अफरीदी। अफरीदी साहब का कहना है कि 20 लाख लोगों को वो लेकर आएंगे। फिर उनका ये भी कहना है कि 5.5 लाख लोग अब इकट्ठे हो गए हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स में, और ये जो 5.5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं इनमें ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है। 1.5 माह में कितनी तैयारी कर सकते हैं? देखिए, जितना होगा इनको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मामला इमरान खान की रिहाई का नहीं, इमरान खान की ज़िंदगी का मामला है। अगर ये इमरान खान साहब को जिंदा देखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं और जिंदा रहें और मुकाबला करें और लीड करें, तो उसके लिए इन्हें आखिरी मरतबा पूरा जोर लगाना पड़ेगा। आखिरी मरतबा तो कोई नहीं होती, कल को दोबारा भी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है इस मरतबा कामयाब ना हो, 2 महीने बाद फिर निकल आए, महीने बाद फिर निकल आए, या ये तहरीक थोड़ी लंबी हो जाए। तो तहरीकें चलती रहती हैं, आखिरी तहरीक कोई नहीं होती। लफ्ज़ आखिर कोई भी नहीं होता। जिद्दोजहद के अंदर कुछ भी आखिरी नहीं होता। वो आपको तब तक करनी होती है जब तक आप जीत नहीं जाते। तो अब खान साहब की ज़िंदगी का मसला है, बाकी सारे मसाइल के साथ साथ। तो अलग अलग इत्तलात उनकी सेहत के हवाले से आती रहती हैं, और अब तो जो सोर्सेज आपको खबर देते हैं आप उन पर भी भरोसा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल कर लिया पूरे निज़ाम को, हर चीज़ को। तो अब जो सोर्सेज से खबर आती है उसको भी बहुत ज़्यादा वेरीफाई करना पड़ता है। मेरे जैसा सहाफ़ी जो है वो डायरेक्टली मैं उठा के कोई खबर दे नहीं सकता। सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर बहुत सारा कुछ देख के परख के फिर आप सोचते हैं कि ये खबर देनी है या नहीं देनी, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसियों का कब्जा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से है और ये एक मॉडल को फॉलो कर रहे हैं जो मोहम्मद मुर्सी का मॉडल है। मुर्सी के मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं, वहीं से इन्होंने गाइडेंस ली है। मुर्सी भी जेल से ये कहता था कि ये मुझे मार देंगे, अगर मैं मर गया तो जिम्मेदार फील्ड मार्शल होगा। मुर्सी को भी कैद तन्हाई में डाला गया था। मुर्सी की मौत की जाली खबरें भी जेल से बार बार निकाली गई थी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए। मुर्सी के हवाले से सही और गलत खबरें बार बार फैलाई गई अवाम का रिएक्शन देखने के लिए, चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए। तो वो जो तजर्बा वहाँ किया गया था उसी तजर्बे को रिपीट किया जा रहा है पाकिस्तान में। नाजरीन, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अवाम जहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन के ख़िलाफ़ है, वहीं पे अवाम दहशतगर्दों के भी बहुत खिलाफ है। ये जब लोग कहते हैं ना कि हम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग दुश्मन हैं या लोग दहशतगर्द हैं या लोग दहशतगर्दों के साथी बन गए। ये जो लोग कहते हैं ना कि मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होने देंगे, उसके पीछे वजह यह है कि लोगों को ये लगता है कि मिलिट्री सिविलियंस के इलाकों में जब भी घुसती है बहुत तबाही करती है, और उनको कोई डीलिंग का तजुर्बा नहीं है। ना वो वहाँ के आम लोगों को जानते हैं, ना वहाँ के हालात को जानते हैं, ना वहाँ की रवायात को जानते हैं। तो वो जिस किस्म की एक्टिविटीज़ वहाँ करते हैं उससे बहुत बड़ी तबाही हो जाती है। और एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन के बाद जो वादे किए गए हों उनको पूरा किया जाए। लिहाजा अवाम दहशतगर्दों के जितना खिलाफ है उतना ही अवाम मिलिट्री ऑपरेशंस के भी खिलाफ है। लेकिन जब यही ऑपरेशंस पुलिस करें तो अवाम बड़ी तादाद में निकल कर पुलिस के साथ मिल जाती है। ये दीर में एक अवामी लश्कर निकला और पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले की कोशिश की जा रही थी। बड़ा खौफनाक अटैक था, मुसल्ला हमला। और 14 अगस्त से पहले दीर पुलिस लाइन पर कब्जा करना चाहते थे, मगर आम शहरी निकले, उन्होंने हथियार उठाए और पुलिस के साथ जाकर खड़े हो गए शाना बशाना। तो शहरियों ने इतना शानदार मुकाबला किया कि दहशतगर्दों को पसपा होना पड़ा। फिर बाद में कुछ वीडियो तस्वीरें आई, बड़े खूबसूरत मनाज़िर थे। पुलिस वाले जो है वो आम शहरियों के गले मिल रहे थे, दोनों मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर उन दहशतगर्दों को शिकस्त दी जिन्हें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया और लाकर उनको यहां पे बसाया। जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम, जिन दहशतगर्दों को अपनी सियासी जमातों के साथ मिलकर पाकिस्तान में लेकर आए थे, उन दहशतगर्दों को अवाम ने और पुलिस ने मिलकर कल के दिन में खुदेड़ा है और उसके बाद वो जश्न मना रहे थे। तो पुलिस और अवाम मिलकर दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। आप सिर्फ जो वसाइल इतने सारे आपने फौज को दिए हुए हैं ना, जितने वसाइल पाकिस्तान में फौज को दिए हुए उसका 20% आप पुलिस को दे दें। ये हर पुलिस वाला मेरी बात सुन ले और मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ जिस तरह लड़ाई पुलिस लड़ सकती है ना, फौज कभी लड़ ही नहीं सकती। दहशतगर्दी को जैसे जड़ से पुलिस उखाड़ के फेंक सकती है ना, फौज कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। और दहशतगर्दी की लड़ाई में पुलिस और अवाम जैसे मिलकर आगे बढ़ सकते हैं ना, फौज को यह सहूलत कभी मिलेगी ही नहीं। वजह यह है कि मिलिट्री ऑपरेशंस का हमेशा नुकसान हुआ, अवाम बल्कि फौज के और खिलाफ हो गई कि ये हमारे इलाके में क्या करके चले गए, बाद में कोई भरवाई भी नहीं हुई। तो पुलिस जानती है कि कैसे डील करना है पब्लिक और कैसे उनके साथ चलना है। और याद रखिएगा, जो गलियों मोहल्लों के इलाकों के ऑपरेशन है ना, उनमें पुलिस वाले बहुत दलेर होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं। फौज अपने SOP से बाहर नहीं जाती, फौज को मिलकर लड़ने की आदत होती है, पुलिस वाला अकेला भी लड़ पड़ता होता है।
ये मैं आपको बता रहा हूं कि उनकी ट्रेनिंग अलग अलग है ना, तरीकाकार अलग अलग है लड़ने का। फौज को जितना इक्विपमेंट और जितना सामान दिया ना, उसका 20% आप पुलिस को दे दें, पुलिस पूरे पाकिस्तान से दहशतगर्दी उखाड़ के बाहर फेंक दे। ये मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, और मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये अगर पाकिस्तान से 1 साल के अंदर अंदर दहशतगर्दी का खात्मा ना हो जाए तो आप जो मर्जी कहिएगा, सिर्फ पुलिस को आप फ्री हैंड दें, पुलिस को आप इख्तियारात दें और पुलिस को आप वसाइल मुहैया करें, और फिर आप देखें पुलिस करती क्या है। और अवाम भी पुलिस के साथ खड़ी हो जाएगी, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो, कहीं पे भी हो, हर जगह पे पुलिस अवाम इकट्ठे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पुलिस पे लोग भरोसा करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में। फौज वाला जो है ना, वो मॉडल बार बार फेल हुआ, वो दोबारा नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत ने अपने हदफ से 100 अरब रुपए जायद पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी कर ली है अब तक। अंदाज़ा करें आप, जो हदफ मुकर्रर किया था ना कि इतनी पेट्रोलियम लेवी हमने इकट्ठी करनी है, उससे 100 अरब रुपए जायद पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने इकट्ठी कर ली है। कैसी अवाम की जेबें काटी हैं इन्होंने, किस तरीके से अवाम को इन्होंने चूना लगाया। और ये पेट्रोलियम लेवी क्या है जी, कभी इन्वायरमेंट के नाम पे, कभी इसके नाम पे, कभी इसके नाम पे लेवियाँ इकट्ठी कर ली। और ये वो टैक्स है जिसको जस्टिफाई किया ही नहीं जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। तो वो 100 अरब रुपए इजाफी अवाम की जेबों से काट के इन्होंने निकाल लिया। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।